वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे कराची में कुछ मामलात हो रहे हैं, सिंध में कुछ मामलात हो रहे हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और FIR में 70 साथी भी नामजद हैं। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और माली नुकसान पहुँचाने की दफात भी शामिल हैं। हफ्ते का रोज़ कराची में बड़ी सियासी हलचल लेकर आया। सुबह इंसदाद तजावुज़ात सेल ने मलीर, मेमन गोट और गडाप में धावा बोला। ऑपरेशन करते हुए मुतादिद फार्म हाउसेस मस्मार कर दिए गए और PTI रहनुमा मौके पर पहुंचे तो इलाका मकीनों और कारकुनों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। मुतासरीन ने सुपर हाईवे के दौरान जो ब्लॉक किया उसमें ट्रैक 2 घंटे के लिए ब्लॉक किए रखा। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म किया गया और उधर हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत 3 साल से इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ज़मीन और मेरा ज़मीर दोनों क्लियर है और उन्होंने कहा कि ज़मीनों के हक़ाइक़ जानने के लिए JIT बनाई जाए। तो ये मामला हमने पंजाब में भी ऐसे ही देखा था। जब पंजाब के अंदर ये ऑपरेशन किया गया था तो खोखर बरादरान की जानिब से स्टे ऑर्डर दिखाए जा रहे थे। फिर कौमी असम्बली के अंदर भी इसकी बाज़गश्त नज़र आई, वहाँ पर खासी गर्मा गर्मी भी हुई थी, बहस भी हुई थी। और यही मामला अब सिंध में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बात की जा रही थी कि हम जो हैं ये मामला चलाए हुए हैं। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब सिंध में भी सेम एपिसोड जो है वो हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर नून लीग के जो रहनुमा थे वो एतराज़ कर रहे थे, वहाँ पर PTI रहनुमा एतराज़ कर रहे थे। इस हवाले से बातचीत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख से। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, फरमाइएगा ये क्या मामला है? सिंध हुकूमत का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिसको पंजाब को इससे बांधा जा रहा है, नथी किया जा रहा है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब खोखर के इशू में और हमारे इशू में इतना ही फ़र्क है। जो है फ़र्क तो कोई नज़र नहीं आता कि दोनों तरफ डिमोलिशन हुई है, दोनों तरफ ये था वो था, वही मशीनरी थी, वही फुटेज थे। लेकिन फ़र्क है जितना गधे और घोड़े में जो फ़र्क होता है ना कि गधे की भी 2 आँख सेम, 2 कान सेम, 2-4 टांगे सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। कहने को बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वहाँ कार्रवाई हुई पंजाब में इलीगल लैंड्स के ख़िलाफ़, ग्रैबिंग के ख़िलाफ़, कब्ज़ों के ख़िलाफ़। यहाँ कार्रवाई हुई एक लेजिटिमेट लैंड, लीज लैंड, जिसमें 30 साला 99 भी है, ओनरशिप लैंड भी है, जिसकी ऑलरेडी कोर्ट्स में हर चीज़ आज से नहीं 4-5 साल से जमा है, जिसको पिछले साल जिसमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और उस रोज़ ये गलत हरकत करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि वज़ीर आला और उनके जो मिरासी, जो दरबारी, उनके हवारी, वो जो परसों से लगे हुए हैं मेरे खिलाफ और कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरे लिए तो ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ये हम चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा हुआ है कि जी लाड़कारा में भी डायन एक घर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने कहा है सिंध की सबसे करप्ट हुकूमत है। चीफ जस्टिस ने कहा कब्जे ख़त्म कराओ, गैर कानूनी कब्जे, इलीगल लैंड अलॉटमेंट जो इलीगल हुई हैं, जो कब्जे हज़ारों एकड़ फॉरेस्ट लैंड है वो अंगूठा, कोई कब्जा ख़त्म नहीं हुआ। सिंध में इन लोगों ने टप्पी के आने के बाद कराची बदमनी केस में रोक दिया गया, चूँकि 99 सरकार के नाम पर ये जाली अलॉटमेंट कर रहे थे, 92 से अलॉटमेंट लाते थे, जाली अलॉटमेंट, जाली चलान, जाली ज़मीन, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और जाली खाते। आज भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, मलीर में, हर जगह मलीर के साबिका सारे DCs नैब के केसेस के अंदर है। नहीं दोनों बुरियों की वजह से, काजी हो, मोहम्मद अली शाह हो, जितने डिप्टी कमिश्नर्स मलीर के हैं। तो हमारा जो केस है मैं बताता चलूँ, उसके स्पेसिफिक आ जाता हूँ। ये ऑलरेडी एक जेन्युइन केस है, 1-1 इंच लीज के ऊपर है। और मैंने जो कहा कि सिंध के ओवरऑल लैंड्स के ऊपर, ओवरऑल लैंड्स पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए या GIT बनाई जाए जाली अकाउंट की तरह, और उसका बिस्मिल्लाह मुझसे कर ली जाए फिर उसके बाद मुराद अली शाह तक, जरदारी तक, बिलावल तक, और उसके बाद ये इन्होंने मतलब 5 अगस्त को स्टे ऑर्डर मौजूद था तमाम कागजात समेत और DC की रिपोर्ट्स मौजूद है जिसमें बताया कि इसको रेजिडेंशियल कर दिया जाए। 99 की रिपोर्ट्स मौजूद है, 99 की फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। उसके बावजूद इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर की वायलेशन की और उसके बाद जब वहां आए तो डाकुओं के साथ आए, वहां डाकुओं की सरपरस्ती में आए, जिन लोगों को लायक पता। इसलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा, एक DSP वो कई केसेस में इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा के अंदर वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस था,
उसने एक पार्टी बनाई थी, उसको 2018 का इलेक्शन लड़ा था, कॉन्फ्रेंस पार्टी बना के दोबारा बहाल करा के इस किस्म की वारदातों पे उसको लगा दिया। और खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि ये प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब से मैं अपोजिशन लीडर बना हूं, उन्होंने, चूंकि कराची को मैं एक्सपोज करता हूं, आप खुद 92 का शुक्रगुजार हूं कि मैं 7 जाता हूं वो दिखाते हैं, मैं दादू जाता हूं भैंसों के स्कूल मैं दिखाता हूं, एड्स की दवाइयां खा के मैं लड़काना जाता हूं, थरपारकर में बच्चे भर के मैं वहां जाता हूं, जहां कुछ जुल्म ज्यादती होती है मैं वहां जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं हलीम आदिल शेख की आवाज रोकने के लिए। हलीम आदिल शेख साहब, सिंध हुकूमत के मुताबिक जमीन 30 साल लीज पर पोल्ट्री फार्मिंग और ज़राई मकासद के लिए दी गई थी, ताहम जमीन को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने रेजिडेंशियल का कुछ मामला बताया, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो मौक़िफ़ सामने आया ये कितना दुरुस्त है। देखिए, मैं अच्छा है तो मेरा टाइम दीजिएगा। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे नाम पे 4 एकड़ ज़मीन है जो 1992 में मैंने पोल्ट्री फार्म लिया था, फिर मैंने इस पे लोन लिया था 49 लाख का, फिर वो लोन रिपे किया था। नवाबशाह पोल्ट्री कम्प्लेक्स आज भी अपने पास एग्जिस्ट करती है। उसके बाद तारिक अली कुरैशी साहब जो एक बिजनेसमैन है, इनकी तरह को बेनामी जो कहते हैं ना, वो होता है पापड़ वाला, रक्शे वाला, कुल्फी वाला, ये वो है जिनका 2003 में टीवी चैनल के ओनर है 2003 से। और टीवी चैनल किसी एरो खैरे, नत्थू खैरे, लल्लू पंजू को नहीं मिला करता। अजीम आदिल शेख साहब भी एक बड़ी कंपनी है, प्राइवेट मतलब एक कारोबारी शख्सियत है, टैक्स पेयर्स लोग हैं। इनकी ज़मीनें थी, 2007 में पॉलिसी आई थी 99 की, इन्होंने उसके अंदर अप्लाई किया। 2006-07 के अंदर पॉलिसी मौजूद थी कि जी कन्वर्जन हो सकती है। उस पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट्स बनाई जिसमें जिक्र की जिन चीज़ों के गैर कानूनी कह रहे हैं उसमें तमाम को रिपोर्ट में शामिल करके कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन भी है, उसको 99 के लिए भेजा गया। जो शख्स अगर पे करना चाह रहा है, पैसे देना चाह रहा है, फिर वो अप्रूव हो जाती है। उसके बाद जब ये टप्पी साहब गैर कानूनी अलॉटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैन करता है कि जी फिलहाल गैर कानूनी काम ना करो। उसके बाद ये सारी वहां चीजें, कोई कमर्शियल यूजेज नहीं है। ये लाजमी बात ये है जो कुछ वहां मौजूद है ये डीसी की रिपोर्ट में भी है, ये 99 की रिपोर्ट में भी है, ये कोर्ट के अंदर भी शो किया हुआ है, कोर्ट के अंदर खुद बताया गया है। तो ये कोई चीज चोरी वो होती है जो छुपा के की जाए। जो चीज हो रही है रेजिडेंशियल के लिए एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। कुछ मालकाना जमीनें भी हैं इसमें, कुछ 99 भी है और कुछ मतलब एक इंच लेजिटिमेट है, एक इंच का कोई ना कोई कागज मौजूद है। और हाई कोर्ट ऑफ सिंध अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छुट्टी वाले दिन किया तो उन्होंने देखा कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। तो बात ये है उसकी आड़ और अली मूसा गिलानी का ट्वीट जिसमें उसने कहा कि जी हमने खोकर का बदला सिंध में ले लिया, होर कोई हुक्म साढ़े लई। ये अली मूसा गिलानी का ट्वीट इनकी माइंडसेट शो कर रहा है। मुर्तज़ा वहाब की 1 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब जो इन्होंने पंजाब में किया है हम सिंध में उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुर्तज़ा वहाब की। ये मुझे सिंगल आउट करके मेरी जबान दबाना चाहते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं। चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत रोका, मैं अपोजिशन लीडर भी बन गया। इनको पता है कि 1.5 फुट का फैसला रह गया मेरी और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के अंदर। और मैं चीफ मिनिस्टर को, जो लोग मिस्टर क्लीन समझते थे, मैं कहता हूं ये डर्टीएस्ट पर्सन ऑफ द सिंध है एज अ चीफ मिनिस्टर। हम शुरू में समझते थे, सभी समझते थे बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बात है बुरी, लेकिन बात कहनी पड़ेगी कि चीफ मिनिस्टर से कहते हैं मेरे बाप के बारे में बात ना करो। अब्दुल्ला शाह साहब ये जाली अलॉटमेंट के मास्टरमाइंड और बादशाह थे, जिसकी वजह से वो यहां से भाग गए, कनाडा चले गए और जिस हालत में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन पीछे सारे अफसरान जेल चले गए। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि वो अफसरान जो मुराद अली शाह के गलत उस पर काम कर रहे हैं, वो उस पर अहकामात पे अगर करेंगे तो ये ऐसे भागना चाहेगा, लेकिन हम मुराद अली शाह को भागने नहीं देंगे। मुराद अली शाह इस वक्त ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं है। मुराद अली शाह साहब चाहे भाग जाए। मुराद अली शाह साहब वो है जिन्होंने 19 अरब की गंदम चोरी की हुई है, रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रोशन पाकिस्तान के अंदर 4 अरब की करप्शन की हुई है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के अंदर अरबों रुपए की करप्शन की हुई है। सुल्तानी गवाह पैसे दे के आ चुके हैं। शुगर मिलें बेच दी ओमनी ग्रुप को इन्होंने, उसके अलावा सब्सिडीज बेच दी। मुराद अली शाह ये सिंध का चीफ मिनिस्टर मुझे एक्यूज करेगा? मैं खुली किताब हूं अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा। ये तो घर तोड़े हैं ना, मुझे तोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमीन भी ठीक है, मेरी जमीर भी ठीक है और इनको माफ नहीं करूंगा। मुराद अली शाह को बेनकाब करता रहूंगा और मुराद अली शाह और इसको आकाओं को जिन्होंने सिंध को लूट लिया, सिंध को तबाह कर दिया, इस मुकदमे में आपके खिलाफ सारी जाली स्कैंडल्स इनके हैं। जी ठीक है सर, इस मुकदमे में आपके खिलाफ इक़दाम कत्ल और माली नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल है। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि आपका कसूर नहीं है और आपका ज़मीर और ज़मीन दोनों क्लियर हैं, तो आप इस इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे? क्योंकि बिलाखिर जो इंसाफ मिलना है या जो भी आपको रिलीफ मिलना है वो तो अदालत से ही मिलेगा। देखिए हम कानून पसंद शहरी है। ये 2 मुकदमा, एक नहीं है 2 हैं और शायद कुछ और भी हैं, 4-6 मुकदमात शायद तैयारी कर रहे हैं। मैं उससे पहले, चूंकि इन्होंने, मैं बताऊं आपको अफसोसनाक बात, इन्होंने लूट मार की है।
जैसे मैंने बताया कि इनकी जो कमांड कर रहा था एक तारिक धारे जो है, जिसके भाई जो जफर धारे जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उसने जब एसएसपी था तो 40 किलोमीटर की रेलवे लाइन, बताएं 30-40 किलोमीटर की रेलवे लाइन अपने जैकोबाद की चोरी करा के बिलालगंज में बेच रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया था। आज भी आपके लाहौर के फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, जो कि तारिक धारेजो का और इकरामुल्लाह धारेजो जो एंटी करप्शन का वजीर है, उसका भाई रेलवे लाइन चोरी कर दी। तारिक धारेजो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नहीं, एसएसपी है ये, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट सिंध है ये, पूरे सिंध में 2 नंबर काम ये कर रहे होते हैं। बात यह है, मैंने तो उसी रोज इन्होंने डाकू भिजवाए थे और वहां उन्होंने जो गदर किया, गाड़ियां लाए थे, सामान चोरी करके ले गए, हत्ता के लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए, खवातीन के जेवर छीन लिए। जब ये सब कुछ हुआ तो मैं खुद वहां गया था। लाजिम बात है, कोई घर डाकू अगर घर में घुस जाए तो मालिक जाता है और इलाके के एमपी एमएनए को जाना पड़ता है। 400, 800, 500 लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैंने जाके मैं वहां के मुकामी लोगों के साथ लेकर गया जिन्होंने FIR कटाई की। वज़ीर आला के, चूंकि वज़ीर आला से फोन पे बात कर रहे थे वो लोग, वज़ीर आला के कहने पे वहां मतलब तोड़ फोड़ के लिए कोर्ट में गए, अदालती दरवाजा खटकाया गया, उन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया, रुकवा दिया, स्टे दे दिया। लेकिन जो रॉबरी की रवाई मुराद अली शाह ने, उसके लिए दोनों थानों में एप्लीकेशंस दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने भी एप्लीकेशंस दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मादिल शेख साहब, सबसे पहले आपसे बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ जो है वो दे रहे थे उस हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर दोनों जो हैं वो कोर्ट ने एक फैसला मैं बार बार भी जिक्र करती हूँ, इस्लामाबाद में चकशज़ाद फॉर्म्स के हवाले से भी किया। ये फॉर्म्स भी एग्जैक्टली इसी तरह से शहर की जो सब्जियों और फलों की ज़रूरियात उन्हें पूरा करने के लिए दिए गए थे। और आज आप वहाँ जाके देखें, सारे बिग गन्स जो हैं उनके वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, वो करोड़ों रुपए की मलकियत है और उस पर वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आगे फरा चलते हैं। बहुत अहम मामला, पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, पूरी दुनिया की बल्कि इस मामले पर नज़रें हैं। K2 सर्दियों में फ़तह करने की मुहिम, मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल सके। रेस्क्यू टीम में 4 मकामी को पैमा और पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर हैं। पाकिस्तानियों की दुआएं, पूरी दुनिया के लोगों की दुआएं जो हैं मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के हमरा। वी आर स्टिल होपिंग फॉर अ मिरेकल कि अल्लाह करे कि किसी तरह से हमारे ये जो कौमी हीरो हैं, जो ऑक्सीजन के बगैर सर्दियों में इस किलर माउंटेन जो कि K2 अभी सबमिट हुआ है, सर्दियों में पहली दफ़ा नेपाल की टीम ने किया है, सो उसको ये करना चाह रहे थे कि अब ऑक्सीजन के बगैर जो है सबमिट किया जाए, लेकिन अचानक से कहीं गुम हो गए और इनकी तलाश का अमल जो है उसकी कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। वज़ीर आला गिलतिस्तान जो है वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब सर हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि ये अभी मिशन आसान नहीं है, कितने इम्कानात हैं और कितना होप की जा सकती है इस रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से, और अपडेट्स क्या हैं? जी, एक प्रीवियस भी एक दफ़ा 90 डेज़ के बाद नेपालियन जो नेपाल के कोह पैमा मिले हैं, तो अगर अल्लाह का करम हुआ तो क्यों नहीं अली सतपारा भी हमें मिल सकते हैं, और हम होपफुल हैं अल्लाह से। लेकिन जूं टाइम गुजरता जाता है तो चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि ऊपर -62 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और विंड, फॉग, तो हालात इंतहाई सख्त होते हैं किसी भी इंसान को उधर ज़िंदा रहने के लिए, और जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। तो जो 90 डेज़ जो पिछली दफ़ा भी जो कोह पैमा माउंटेनियर जिसने टाइम गुजारा था K2 में ऊपर, तो वो भी वापस आके उसने यही कहा कि मैं सिर्फ खुशकिस्मत था जो मैं ज़िंदा रहा 90 आवर्स तक। तो जो टाइम गुजरता है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला साहब, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा। कल हम साजिद अली सतपारा की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने सबमिट कर लिया था और वो वापसी पर थे जिस वक्त वो है वो गुम हो गए और अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका। ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से क्या है? सबमिट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि कुछ क्लियर नहीं थे हम इस मामले में। बॉटल नेक की बात कर रहे थे कि वापसी पे बॉटल नेक में आए। जी, बॉटल नेक जो है टेक्निकल पार्ट है K2 माउंटेन का, और वो बहुत ही डेंजरस और डिफ़िकल्ट है। तो साजिद सतपारा का कहना है कि जब वो नीचे वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा, तो वो कह रहे थे कि वो शायद क्रॉस कर गए बॉटल नेक, उन्होंने ऐसा देखा। और जब अगर बॉटल नेक उन्होंने क्रॉस किया है अली सतपारा और उसकी टीम ने,
तो आगे एक 15 मिनट की वॉक है, डेथ जोन कहते हैं, है डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर बॉटल नेक आप क्रॉस कर जाएं तो फिर समिट फिर उन्होंने डेफिनेटली समिट किया। और आपको ये भी पता होगा कि जब समिट के बाद वापसी का सफ़र होता है जी, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी हुई होती है, और नीचे उतरना उतना ही ख़तरनाक है जितना आपने ऊपर चढ़ना और आपको पैर जमाना, और वापसी पे जब विंड स्पेशली चल रही थी तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती तो हम सबको वेट ही करना पड़ेगा कि उन्होंने सबमिट किया था। बिल्कुल सही। बता दीजिएगा रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या प्लान है अब, जबकि वक्त के टाइम रेस विद टाइम है ना अब सर, तो अब क्या किस तरह से ऑपरेशन जो है फर्दर प्लान किया जाएगा, एंड मतलब कैसे हम एक्नॉलेज करेंगे इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन को जो कि हमारे इस एडवेंचरर ने, हमारे इस माउंटेनियर ने किया है? जी, सबसे पहले तो एक चीज़ जो अली सतपारा की ज़ात की वजह से जो इस दफ़ा पूरे मुल्क में एक हाइप बनी पहाड़ों की मुहिम जोई की, और जो दिलचस्पी लोगों ने ली, तो ये इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के लिए एक गाइडलाइन होगी कि हमने अपने पोर्टर्स को और अपने माउंटेनियर्स को ट्रेन करना है। अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में 5 पहाड़ ऐसे हैं जो 8000 मीटर से बुलंद है। दुनिया में टोटल 14 की तादाद है, उसमें से 5 गिलगित बल्तिस्तान में। तो लेकिन आज तक यहाँ पे जितने भी समिट हुए हैं या जितनी भी एक्सपेडिशंस आई हैं वो थ्रू नेपाल उनकी बुकिंग्स होती रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो टेक्निकल सपोर्ट हमारे लोगों को नहीं थी, हमारे माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। तो हमारा जो, हमें 2 महीने हुए जी गवर्नमेंट में आए हुए, और हमारा सबसे पहला ही टारगेट शुरू से यही था कि हम माउंटेनियर का इंस्टीट्यूशन बनाएंगे अपने माउंटेनियर्स के लिए। तो अब अली सतपारा की जो हीरोइक एफर्ट्स रही हैं पिछले 1 महीने से, और जो पूरा नेशन फॉलो करता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है और बहुत तेज़ इंशाअल्लाह ताला इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आ गया कि ये इंस्टीट्यूशन हम अली सतपारा के नाम पे ही डेडिकेट कर दें। और दूसरी एक चीज़ जो कि विंटर समिट है नांगा पर्वत, जो अगेन 8000 मीटर से बुलंदी पर है, तो अली सतपारा पहला दुनिया में माउंटेनियर था जिसने विंटर समिट किया था नांगा पर्वत। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में ये रिकग्नाइज नहीं हुआ। हम लोग, हमारी गवर्नमेंट, हम सब तैयार बैठे हुए थे जी कि अली सतपारा और साजिद और उसकी टीम ये समिट करेगी, पाकिस्तान का सब सलाली परचम K2 की पहाड़ी पे विंटर समिट पे लहराएगा, और जब वापस आएगा तो हम जाके उनको रिसीव करेंगे। और हमने को छोटी अनाउंसमेंट्स भी रखी हुई थी। तो अभी तो सब चीज़ें एक तरफ हैं जी, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो तो बात की बात है। इस वक्त हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि अली सतपारा सही सलामत खैरियत से हमारे पास वापस आ जाएं। तो उसके बाद फिर जो ये चीज़ है, सर्च है, जब साइड होगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। सुबह भी मेरी साजिद से बात हुई है जी जी जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी जी, आज सुबह भी मेरी साजिद से बात हुई है। तो साजिद तो माशाल्लाह एक ऐसा नौजवान है, मैंने उसको कहा कि हम शायद हौसले हार रहे थे, लेकिन आपकी बातों से हमें भी हौसला मिल रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त नौजवान है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सर्च एक ख़त्म हो जाएगी, और जब साइड पे होगी तो फिर हम आगे फर्दर डिसाइड करेंगे। लेकिन उम्मीदें अभी भी हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को बेहतर खबर हमें मिल जाए इस हवाले से साजिद और उसके साथियों के इंशाअल्लाह। वज़ीर आला साहब ये बता दीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हमें बता दीजिएगा, मौसम ख़राब बताया जा रहा था, रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, उस हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है, क्या प्लान तरतीब दिया गया? देखें, ये अब आप सबसे पहले ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ पर करना और जहाँ पे इनको लोकेट करना हमने, वो K2 की बेस कैंप कैंप 4 और 3 की हम बात कर रहे हैं, जो 8000 और 7500 7000 की बुलंदी पे हो रहा है, और ये भी K2 की पहाड़ी है। यहाँ पर टेम्परेचर -60+ है, आपको शदीद विंड आपको मिलेगी, फॉग है। तो
जी बिल्कुल, तो उसमें बाज़ दफ़ा हेलीकॉप्टर उधर नहीं जा सकता, फिर भी हमारे जो हेलीकॉप्टर से आर्मी के जो पायलट्स हैं वो यकीन करें कि हम उनका किस तरह वो उनको दाद दें या शुक्रिया अदा करें कि ये एक अगेन उनकी एक बहादुरी थी कि इस मौसम में भी वो 8000 और जितनी हेलीकॉप्टर की लिमिट है उससे वो ऊपर गए पायलट्स, और उसको उनके जो कैमरास थे पूरी उन्होंने पिक्चर्स और जोनिंग की है। अभी तक कोई वो नहीं मिल रहा सुराग उसका, और कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आ सकी। और जो पोर्टर्स हैं हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, अगेन अब ये उसी जगह की हम बात करें जहाँ पे पोर्टर्स ने जाके सर्च करना है, जो जहाँ पर साजिद अली सतपारा और उसके 2 साथी जो कि इंतहाई ट्रेंड माउंटेनियर्स हैं वो लापता हुए हैं, और इस वक्त मौसम इस तरह फेवरेबल नहीं है कि पूरी एक बड़ी ग्राउंड सर्च लॉन्च की जाए। तो जिस जगह पे हम रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी टीम आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ने करना है, वो खुद इंतहाई एक मुश्किल इलाका है, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस दौरान सर्च कहीं एक्स्ट्रा कोई कैजुअलिटीज़ हमें ना मिल जाए, अल्लाह ना करे। तो बहुत जो सर्च करने वाला है, जो पोर्टर्स हैं, उनकी भी सिक्योरिटी को और उनकी भी सेफ्टी को मद्देनज़र रख के ये सर्च कैरी आउट किया जा रहा है। और आज सुबह 9:30 बजे फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स निकल पड़े हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह को खबर मिल जाए, सर कोई डेडलाइन भी रखी गई है? आमीन। तो अली साहब बिल्कुल, कोई डेडलाइन भी रखी गई है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो कब तक जो है वो जारी रखा जाएगा? आज सुबह हमारे जो होम डिपार्टमेंट, हमारा जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उधर के, वो सारे इस पे राब्ते में हैं आर्मी के साथ, आर्मी एविएशन के साथ। और आज भी रिक्वेस्ट निकाली गई है कि ये हेलीकॉप्टर्स की सर्च जारी रहे। और फिर उसके बाद एक जो थोराया जो मोबाइल सेट था उसके लिए भी एक एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है कि उनकी लोकेशन कंपनी की तरफ से कि वो लोकेट अगर कंपनी करके बता सकती है, तो हमारी जी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि किसी तरीके से भी लोकेट हो। और ये कुछ दिन मज़ीद हम जब मुकम्मल हमें कोई पता ना चले, हम चाह रहे हैं कि ये सर्च जारी रहे। बिल्कुल सही सर, आपके सामने बगैर ऑक्सीजन के K2 समिट करना, वो भी विंटर में, ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसला था। और जैसे नेपाल की टीम अभी पेशे दुनाई, तो वो सारी शर्पा ट्राइब्स पे थी। वो सारा वो ट्राइब है जो कि माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द आबाद है। ये वही कौम है जिसको नेपाली कौम ने फिर एडवेंचर टूरिज्म में ट्रेन भी किया है, और उन्हीं के सर पे सारी एक्सपीडिशंस जो होती हैं, समेत K2 की लेटेस्ट विंटर एक्सपीडिशन जो कि हुई है, समिट हुआ है। तो हम क्यों नहीं, ये इतनी बड़ी जो कोशिश और एफर्ट अली सतपारा जो है वो करने जा रहे थे, हम क्यों नहीं सर अपने लोगों को, इंडिजिनस लोगों को उस तरह से एक्नॉलेज करते और उस तरह से उनको आगे लेकर आते? जी, आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया। और अनफॉर्चुनेटली जो पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है, और ये सिर्फ आप K2 या माउंटेनियरिंग के हवाले से नहीं, आप किसी भी सूबे में आप जाएं और वहाँ का पोटेंशियल देखें, और जो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा इस मुल्क को, और फिर जब आप देखेंगे कि बहैसियत कौम हमने उन नेमतों से और उन वसाइल से हमने कितना इस्तेफादा किया, तो सिर्फ मायूसी ही मिलती है। माउंटेनियरिंग में गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, ट्रेनिंग करती है, और एक एबल एनवायरनमेंट मुहैया करती है। बाकी जो ऊपर को जो फंडिंग के हवाले से, वो ये आपको पता है स्पोर्ट्स है, और इसमें स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल होती है, और एक एनवायरनमेंट जब बन जाता है तो स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब इतनी पहाड़ियाँ हैं, इतने माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कोई भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और हमारा ऑलरेडी ये प्रपोज़ल जा रहा है, हमारी ये PC1 बन रहा है PSDP में इंशाल्लाह ताला। और प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं फिर कहूँगा कि अब जितना शुक्र हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट अदा करें कि उनका जितना फोकस गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, हमारी टूरिज़म के ऊपर है, और हमारे किसी भी उस पर हम जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को हमेशा हमने अपने से ज़्यादा इन्फॉर्म पाया, और अपने से ज़्यादा जो काम करने की लगन उनमें पाई गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हमें ये जो टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिला हुआ है, तो हम माउंटेनियरिंग को, टूरिज़म को बहुत बढ़ाएंगे। और जो
प्रोजेक्ट हम गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से लॉन्च करना जा रहे हैं, इको सस्टेनेबल टूरिज़्म, जिसमें एक एक गांव, एक एक कम्युनिटी हम रिवैम्प करने जा रहे हैं, और स्पेशली माउंटेनियरिंग के ऊपर, रिवर राफ्टिंग के ऊपर, ये और स्कीइंग के ऊपर। आप देखें कि हमारे पास इस वक्त ऐसी जगह हैं जहाँ पर 8-8 महीने 10-10 फुट अवेलेबल है, और पूरी दुनिया में, इवन ऑस्ट्रिया में जाएं या दूसरी जगहों में जाएं जहाँ पे बर्फ़ का जो सीज़न है वो अब 2 महीने से भी श्रिंक होता जा रहा है उनके पास। पाकिस्तान पे अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे 8-8, 9-9 महीने स्कीइंग हो सकती है, और हमारे पास इस वक्त कोई स्कीइंग प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है जहाँ पर जाके लोग स्कीइंग सीखें। ये पीएफ की कोशिश थी कि नलतर में, और फिर एक हाई एल्टीट्यूड स्कूल है रट्टू में, ये 2 हैं जहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली टूरिज्म के लिए या एक्सपोर्ट्स के तौर पे ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती पे या प्राइवेट, वो बिल्कुल वो नहीं है। तो ये भी हम बनाने जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के इंस्टीट्यूट्स बनाना है, और ये माउंटेनियरिंग जी इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटीज में से एक है। ठीक है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हमसे बातचीत कर रहे थे। हमजा, जैसे मैं कह रही थी, अभी जो नेपाल की टीम आई थी ये सारी शर्पा ट्राइब पे थी जो कि माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द आबाद है, वो इंडिजिनस वहाँ के लोग हैं, उन्हीं ने आकर K2 ही जो है समिट किया है नेपाली टीम जो है। सो हमें अपने लोगों की जो हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, और अल्लाह करे कि ये लोग हिफाजत के साथ वापस आएं। मैं वही नगमा जो है उसी के जो 2 मिसरे हैं कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, कल से जो है यही चल रहा है। और अली सदपारा के लिए हम सब दुआ गो हैं उनकी टीम के लिए, आप सब भी दुआ कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करते हैं।